हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती और आप लोग का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई, दीवान मेंशन, सुबह 8 बजे। मॉम मॉम कहाँ हो आप मेरे बिना परमिशन के मेरे रूम में मेड्स को सफाई के लिए क्यों भेजते हो? आप मेरी एक नहीं सुनती हो। मुझे तो लगता है कि मुझे अपने विला में जाकर रहना पड़ेगा, तभी आप मेरी बात सुनेंगी। जी हाँ, आपने सही पहचाना। ये है चिराग दीवान, जो अपने रूम से निकलते हुए अपनी मॉम से शिकायत कर रहे हैं। चलिए पहले एक बार फिर मैं आपको दीवान फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। चिराग दीवान सनशाइन एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ, वंश और विवान के करीबी दोस्त और दीवान फैमिली के इकलौते बेटे। फैमिली और फ्रेंड्स इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इनके फादर का नाम है गजेंद्र दीवान और वो दीवान इंडस्ट्रीज के सीईओ हैं। चिराग अपने पापा के साथ मिलकर दोनों कंपनीज को संभालता है। चिराग की मॉम गायत्री दीवान, जो कि एक हाउसवाइफ है। इंट्रोडक्शन एंड। ये सब कहते हुए चिराग थोड़ा नाराज लग रहा था। चिराग जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आता है, उसकी नज़र अपनी मॉम यानी गायत्री जी पर पड़ती है, जो इस समय टीवी पर एक सीरियल देख रही थी। वो अपनी मॉम को देखते हुए फिर कहता है, मॉम आपने सुना भी है जो मैंने कहा, या आपके लिए आपके बेटे से ज़्यादा प्यारा ये बेकार सा सीरियल है जिसमें पता नहीं क्या ये ऊटपटांग चीज़ें दिखाई जाती हैं। गायत्री जी का तो पूरा ध्यान टीवी पर ही था। आखिर वो टीवी सीरियल की बहुत बड़ी फैन है। वो एक नज़र उठाकर भी चिराग को नहीं देखती। चिराग को अब गुस्सा आ रहा था। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उसके हिस्से की अटेंशन किसी और को मिले, और वो भी एक टीवी सीरियल। नेवर, ऐसा तो वो होने ही नहीं देगा। चिराग आगे बढ़कर टीवी बंद कर देता है। जैसे ही टीवी बंद होता है, गायत्री जी होश में आती है और चिराग की तरफ देखकर कहती है, बेटा तुम कब आए और तुमने ये टीवी क्यों बंद किया? पता है कितना बढ़िया एपिसोड चल रहा था। अभी ही पता चलने वाला था कि लवली को किसने और क्यों मारा। चलो जल्दी से टीवी ऑन करो। चिराग तो अपनी मॉम को हैरानी से बस देखे ही जा रहा था। उन्हें तो उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। चिराग नाराज होते हुए अपनी मॉम से कहता है, मॉम लाइक सीरियसली आपका बेटा यहाँ परेशान खड़ा है और आप मुझसे ज़्यादा ये जानने में इंटरेस्टेड है कि वो जो भी था व्हाटएवर उसने किसको मारा और कैसे मारा। चिराग की बात सुनकर गायत्री जी कहती हैं, बेटा जी वो व्हाटएवर नहीं, लवली है, और लवली ने किसी को नहीं मारा। बल्कि गायत्री जी इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही चिराग उनकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, मॉम प्लीज़ मुझे नहीं जानना कौन क्या और क्यों। आप बस मुझे इतना बताओ कि आपने मेरे रूम में मेड्स को सफाई के लिए क्यों भेजा? आपको पता है ना मुझे मेरे रूम में किसी का भी जाना पसंद नहीं है। चिराग की बात सुनकर गायत्री जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे बच्चा बस इतनी सी बात। मेरा बेटा पूरे दिन काम करता है, थक जाता है, और अगर उसे ही अपने रूम की सफाई करनी पड़े तो इन सब का क्या फ़ायदा? बस इसलिए मैंने उन्हें भेजा। मैं तो कहती हूँ जल्दी से मेरे लिए एक बहू ले आ, फिर वही सब कर लेगी। मैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊँगी। गायत्री जी की बात सुनकर चिराग कहता है, मॉम प्लीज़ मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तो आप मुझे ये अजीब अजीब नामों से बुलाना बंद कर दो। और रही बात शादी की, तो वो भी जल्दी हो जाएगी। ये कहते हुए चिराग की आवाज़ बहुत धीमी थी कि वो बस खुद ही सुन सकता था, और आगे कहता है, लेकिन आप प्लीज़ आगे से किसी को मेरे रूम में मत भेजना। मुझे नहीं पसंद किसी का भी मेरे रूम में आना। चिराग की बात सुनकर गायत्री जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, ठीक है बेटा जी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। और कुछ? गायत्री जी की बात सुनकर चिराग भी मुस्कुराते हुए कहता है, और तो बस आप ये सीरियल। चिराग इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही गायत्री जी कहती हैं, चुप, खबरदार अगर मेरे सीरियल्स के बारे में कुछ कहा तो। अब चल जल्दी से नाश्ता कर ले, तेरे डैड ने कहा है तुझे 2 बजे कंपनी पहुंचना है किसी मीटिंग के लिए। गायत्री जी की बात सुनकर चिराग कहता है, जी मॉम मुझे याद है। ऐसे ही बातें करते हुए चिराग और गायत्री जी डाइनिंग टेबल तक पहुंच जाते हैं, और चिराग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और गायत्री जी खुद चिराग को सर्व करती हैं। कुछ देर बाद अपना नाश्ता खत्म कर चिराग वहां से सनशाइन एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए निकल जाता है। चिराग की कार के आगे 2 कार और पीछे 2 कार चल रही थी, जिसमें उसके बॉडीगार्ड्स थे। कुछ ही देर में चिराग की कार्स का काफिला अपनी मंजिल यानी सनशाइन एंटरटेनमेंट कंपनी पहुंच जाता है। बॉडीगार्ड्स आकर चिराग के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं। चिराग कार से निकलकर कंपनी के अंदर जाने लगता है। इस समय चिराग की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग ही लग रही थी। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस थे, और वो तेजी से कदम बढ़ाते हुए अपनी पर्सनल लिफ्ट से अपने पर्सनल फ्लोर पर बने कैबिन में चला जाता है। कुछ ही लोगों को इस फ्लोर पर आने की परमिशन थी। कैबिन में पहुंचते ही चिराग धीरज को अपने कैबिन में बुलाता है।
चिराग के बुलाने पर धीरज भी जल्दी से चिराग के कैबिन में पहुंच जाता है और चिराग को देखकर सिर झुकाकर कहता है, गुड मॉर्निंग सर। धीरज की बात सुनकर चिराग सिर हिलाता है और धीरज से आज का शेड्यूल और कुछ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करता है। कुछ देर की डिस्कशन के बाद धीरज चिराग के कैबिन से जाने लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो चिराग की तरफ मुड़ता है और डरते हुए कहता है, सर आई एम सॉरी, मैं आपको। धीरज को ऐसे हकलाते देख चिराग उसे घूर कर देखता है और पूछता है, धीरज ये क्या मैं लगा रखा है, साफ साफ बताओ क्या बात है। चिराग की गुस्से भरी आवाज सुनकर धीरज डर जाता है, लेकिन वो खुद को शांत करते हुए फिर कुछ कहने की कोशिश करते हुए कहता है, सर एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया कि मिस जिया आज से ही कंपनी ज्वाइन करने वाली है। उनका कल शाम को फ़ोन आया था, तब तक आप घर चले गए थे और फिर मैं भूल गया। आई एम सॉरी सर। चिराग जो अभी तक धीरज को गुस्से से घूर रहा था, वो धीरज की बात सुनकर अब शांत हो जाता है और धीरज को देखते हुए कहता है, ठीक है। चिराग के मुंह से ठीक है सुनकर धीरज हैरान हो जाता है और मन ही मन खुद से कहता है, ये आज सर को क्या हो गया है। ज़रा सी गलती पर ये किसी को भी कंपनी से बाहर निकाल देते थे, आज वही सर इतना शांत है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। धीरज बेटा, आज तो तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तभी तो तू बच गया, वरना अब तक तो तुझे कंपनी के बाहर निकाल दिया गया होता। चिराग जब देखता है कि धीरज खुद में ही कहीं खोया है तो वो थोड़ा जोर से कहता है, तुम खुद यहाँ से जाओगे या मैं किसी को बुलवा कर तुम्हें बाहर तक छुड़वाऊं। चिराग की बात सुनकर धीरज जो अब तक खोया था वो होश में आता है और कहता है, नो 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 सर, मैं जा रहा हूँ। धीरज को जाता देख चिराग उसे रोकते हुए कहता है, धीरज सुनो, जैसे ही मिस जिया आए उन्हें मेरे कैबिन में भेज देना। चिराग की बात सुनकर धीरज ओके सर कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं जिया भी अब तक कंपनी पहुँच गई थी, लेकिन वो ना चाहते हुए भी लेट हो गई थी। वो जल्दी से लिफ्ट लेकर ऊपर आती है और धीरज के कैबिन के बाहर पहुंचकर दरवाजे पर नॉक करती है। जिया ने उस दिन सब अच्छे से देख लिया था, इसलिए उसे धीरज के कैबिन के बारे में पता था। जिया वेट कर ही रही थी कि उसे अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है और वो जल्दी से अंदर चली जाती है और धीरज को देखकर पोलाइटली कहती है, गुड मॉर्निंग सर। धीरज को जब किसी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो नज़र उठाकर ऊपर देखता है और उसे देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मिस मेहता, आप आ गई। चलिए पहले आप सर से मिल लीजिए, वो अपने कैबिन में ही है। धीरज की बात सुनकर जिया कहती है, ओके सर, और इतना कहकर वो धीरज के पीछे चलने लगती है। कुछ देर बाद धीरज एक कैबिन के बाहर रुककर जिया से कहता है, ये सर का कैबिन है, आप अंदर चली जाओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो मैं आपके साथ नहीं चल सकता, लेकिन अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे कैबिन में आकर मुझसे पूछ सकती हैं। इतना कहकर धीरज वहाँ से चला जाता है। जिया कैबिन के बाहर खड़ी एक गहरी सांस लेती है और खुद को अंदर जाने के लिए तैयार करती है और दरवाजे पर नॉक करती है। अंदर से कम इन की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर जिया दरवाज़ा खोलती है और कैबिन के अंदर जाती है। अंदर का नज़ारा देख जिया हैरान रह जाती है। ये कैबिन बहुत ही लग्जूरियस था, अलग अलग तरह की पेंटिंग्स और शो पीस जो देखने में बहुत ही महंगे लग रहे थे और सब कुछ एकदम क्लीन था। इस कैबिन में एक मिनी किचन और एक बेडरूम था। जिया धीरे धीरे सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ रही थी। चिराग की पीठ जिया की तरफ थी, इसलिए जिया ने अभी तक चिराग को नहीं देखा था, लेकिन चिराग को जिया के आते ही पता चल गया था कि जिया कैबिन में आई है। जिया खुद को नॉर्मल दिखाते हुए चिराग के डेस्क के पास खड़ी हो जाती है और पोलाइटली कहती है, गुड मॉर्निंग सर, आई एम जिया, योर न्यू पर्सनल सेक्रेटरी। जिया की बात सुनकर चिराग बिना जिया की तरफ मुड़े कहता है, मिस जिया, आपको नहीं लगता आप आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई हैं? जिया को चिराग की बात सुनकर थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो जानती थी कि उसकी गलती है, इसलिए वो चिराग को शांति से जवाब देते हुए कहती है, सॉरी सर, मैं कोशिश करूंगी कि आगे आपको शिकायत का मौका ना दूं। जिया को यूं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता देख और बिना वजह के एक्सक्यूजेस ना देता देख चिराग खुश हो जाता है। उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो अपनी गलती ना मानकर उसकी जगह तरह तरह के एक्सक्यूज देते थे। वो मुस्कुराते हुए जिया की तरफ मुड़ता है और कहता है, ओके मिस जिया। चिराग की बात सुनकर जिया सिर उठाकर चिराग की तरफ देखती है और उसे देखकर हैरान हो जाती है और थोड़ा गुस्से से कहती है, तुम यहाँ भी आ गए मेरा पीछा करते हुए? वेट, ये तो यहाँ के सीईओ का कैबिन है ना? ओ नो, नहीं, तुम यहाँ के सीईओ नहीं हो सकते। तुम जैसे बेवकूफ़ को कोई पागल ही सीईओ बनाएगा। तुम जैसे बेवकूफ़ की सेक्रेटरी बनने से अच्छा तो मैं बेरोजगार रहना पसंद करूँगी। जिया की बात सुनकर चिराग गुस्से से अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और उसके पास जाते हुए कहता है,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ कहने की? शायद तुम्हें तुम्हारी जुबान प्यारी नहीं है। चिराग को यूं गुस्से से खुद की तरफ आता देख जिया डर जाती है, लेकिन फिर भी वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहती है, देखो तुम दूर रहो मुझसे, समझे? और जो मैंने कहा है वो सच है। हाँ मैं मानती हूँ सच जो है वो कड़वा होता है, लेकिन सच यही है कि तुम बेवकूफ़ हो। और जिया इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही चिराग उसे अपनी तरफ खींच लेता है और जिया को गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम चाहो ना चाहो अब तुम्हें जिंदगी भर इसी बेवकूफ़ के साथ रहना है। तुम चाह कर भी मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़वा सकती। समझ आई मेरी बात? और क्या कह रही थी वो? हाँ वो सच कड़वा होता है। हाँ तो ठीक है, इस सच को मीठा कर देते हैं। और ऐसा कहकर वो जिया के गाल पर किस करता है। जिया तो चिराग के ऐसा करने से फ्रीज हो जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहे और क्या करे। जब चिराग उसे इस तरह देखता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसे छोड़ देता है और वापस अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। जिया को तो तब होश आता है जब उसके कानों में चिराग की आवाज़ सुनाई पड़ती है जो कह रहा था, स्वीट हार्ट, रोमांस तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये काम का टाइम है, तो ज़रा अपने काम पर ध्यान दो और मेरे लिए एक बढ़िया सी कॉफ़ी बना कर ले आओ। चिराग के मुंह से अपने लिए स्वीट हार्ट सुनकर जिया उससे गुस्से से घूरते हुए कहती है, तुम अपनी हद में रहो, समझे? मैं कोई तुम्हारी स्वीट हार्ट नहीं हूँ। और कान खोल कर सुन लो, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। जाओ और अपने लिए कोई दूसरी सेक्रेटरी ढूंढ लो। इतना कहकर जिया कैबिन से बाहर जाने लगती है। जिया कैबिन से बाहर जा पाती उससे पहले ही उसके कानों में चिराग की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहा था, स्वीट हार्ट, आई थिंक तुमने अच्छे से पढ़कर ही तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा ना, राइट? तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ी होंगी। चिराग की बात सुनकर जिया के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर चिराग को देखती है जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर जिया परेशान हो जाती है और वो चिराग को देखते हुए कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? साफ साफ बताओ। जिया की बात सुनकर चिराग मुस्कुराते हुए कहता है, ओहो स्वीट हार्ट, तुम कितनी भोली हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि किसी भी पेपर को बिना पढ़े साइन नहीं करते। चिराग की बात सुनकर जिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से चिराग को देखते हुए कहती है, मैंने जो पूछा है वो साफ साफ बताओ। जिया को गुस्से में देखकर चिराग को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वो जिया को बहुत ही प्यार से जवाब देते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, बताना क्या है, मैं तो तुम्हें दिखा ही देता हूँ। और ऐसा कहकर वो कुछ पेपर्स जिया के आगे कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय मैंशन, बानी के घर से आने के बाद वंश अपने रूम में जाकर ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। कुछ देर बाद वंश रेडी होकर नीचे आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। आज उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी जिसकी वजह से आज वो जल्दी मीटिंग के लिए जा रहा था। मेड आकर उसे नाश्ता सर्व करती है और कुछ देर बाद वंश नाश्ता कर घर से बाहर चला जाता है। वंश के घर से बाहर आते ही बॉडीगार्ड्स उसको कवर कर सेफली गाड़ी में बैठा देते हैं और वंश की कार्स का काफिला सड़कों पर दौड़ने लगता है। कुछ ही देर में वंश की कार्स का काफिला हयात होटल के बाहर आकर रुकता है। ये होटल मुंबई का जाना माना होटल था। वंश एक बिजनेस डील के चलते यहाँ मीटिंग के लिए आया था। ये मीटिंग चेन्नई के एक बिजनेसमैन के साथ होने वाली थी। अगर ये डील फाइनल हो जाती तो वंश की कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता। हर एक कंपनी इस डील को पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वंश जो पाना चाहता है उसे वो पाकर ही रहता है। उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बस अपना काम अच्छे से करने में विश्वास रखता था। कुछ ही देर में वंश होटल के एक प्राइवेट रूम में पहुंच जाता है और वहां उसकी मुलाकात मिस्टर उदय नारायण से होती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं और वंश उन्हें अपना आइडिया और प्रेजेंटेशन दिखाता है। करीब 2 घंटे बाद ये मीटिंग खत्म होती है। मिस्टर उदय वंश के आइडिया से बहुत इम्प्रेस लग रहे थे, लेकिन वो अभी इतनी जल्दी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इस प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंपनी वंश की ही है। वो हर एक कंपनी को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहते थे और उनके आइडियाज़ को सुनना चाहते थे। वंश को भी मिस्टर उदय के चेहरे से बहुत कुछ समझ आ गया था और उसे भी कोई जल्दी नहीं थी। वंश मिस्टर उदय से हाथ मिलाकर रूम से बाहर निकल जाता है और होटल से निकलने लगता है। तभी उसकी नज़र सामने खड़े शख्स पर पड़ती है, जिसे देखकर वंश का चेहरा कठोर हो जाता है। कौन है वो शख्स जिसे देखकर वंश का चेहरा कठोर हो गया? क्या वंश ये डील क्रैक कर पाएगा? क्या मिस्टर उदय नारायण बनेंगे वंश के नए बिजनेस पार्टनर? क्या लिखा था उस कॉन्ट्रैक्ट में जिसके बारे में चिराग बात कर रहा था? क्या जिया बनेगी चिराग की सेक्रेटरी? क्या चिराग जिया को अपने साथ रख पाएगा? क्या माही और विवान कभी एक हो पाएंगे? क्या था विवान और माही का अतीत? क्या हुआ था बानी के अतीत में?
क्या वंश और बानी हो पाएंगे एक? क्या चिराग और जिया कभी होंगे साथ? क्या होगा इन सभी की जिंदगियों में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का 29वां एपिसोड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये कहानी जो है और कैसी लग रही है और आप लोग इसमें और क्या देखना चाहते हैं। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।